While the provision relating to place of effective management were inserted, the issue is whether these will be applied in a fair manner by the tax office. ये प्रोविजन जो है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है और ये बहुत पॉसिबल है कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर या कोई भी टैक्स ऑफिसर इनको अप्लाई करे not in a manner which is maybe completely fair. It may not be arbitrary also, but they are prone to a lot of biasness which can really result in a lot of harassment for the company. Because of this factor, it has been provided under the law that the assessing officer has to seek a two-stage approval for treating place of effective management of foreign company in इंडिया. अब इन दो स्टेजेस में से पहली स्टेज जो है वो दूसरी है, लेकिन आई थिंक वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द सेकेंड स्टेज. बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेस और द प्रोसीडिंग्स फॉर मेकिंग अ फॉरेन कंपनी हैविंग अ पोएम इन इंडिया, एक फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में बनाने के लिए जब कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी, उस टाइम पे जो असेसिंग ऑफिसर है, the assessing officer shall seek prior approval of the principal commissioner or commissioner. प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते आप अपने आप से, उसको इनिशिएट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. पोस्ट फैक्टो नहीं है ये. जब तक प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर अप्रूव नहीं करता, आप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते किसी के अगेंस्ट फॉर होल्डिंग a foreign company as a resident in India on the basis of its place of effective management. What is the second level of approval? The second level of approval or the stage second is that before giving any finding, आप एक कंक्लूजन अगर देना चाहते हैं या एक फाइंडिंग देना चाहते हैं कि मैंने आपको असेस कर दिया, आपके फैक्ट्स गैदर कर दिए और मेरे बिलीफ में आपकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है. बिफोर गिविंग सच अ फाइंडिंग, इन केस द असेसिंग ऑफिसर प्रपोजेस, मतलब वो करना चाहता है फ्यूचर में क्या, टू होल्ड अ फॉरेन कंपनी एज अ रेजिडेंट इन इंडिया. अगर एओ कहता है कि ये फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में रेजिडेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, देन एनी सच फाइंडिंग शैल बी गिवन बाय द असेसिंग ऑफिसर आफ्टर सीकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द कलीजियम ऑफ 3 मेंबर्स. इनिशिएट करने के लिए आपको प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर का अप्रूवल था. अगर आप प्रपोज कर रहे हैं कि आप एक फॉरेन कंपनी को इंडिया में रेजिडेंट बना देंगे उसकी इफेक्टिव प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बेसिस पे, देन यू हैव टू टेक अ प्रायर अप्रूवल ऑफ 3 मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर्स. सो 2 अप्रूवल चाहिए आपको प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से पहले, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर का. अगर प्रोसीडिंग्स करने के बाद आप कोई फाइंडिंग देना चाहते हैं जहां आप ये बोलते हैं कि एक फॉरेन कंपनी की पीई है इंडिया में, फॉरेन कंपनी का पोएम है इंडिया में, उसके लिए भी आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा 3 मेंबर्स का. नाउ देयर इज अ न्यू सेक्शन 115(JH). ये डील करता है कि पोएम के रिलेटेड रूल्स कैसे होंगे. अब अगर मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी है, उसका असेसमेंट हुआ 2017-18 का और असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई आपका पोएम इंडिया में है और आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए. एक रेजिडेंट कंपनी का जब आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे बहुत सारे प्रोविजन है जो इनकम टैक्स एक्ट के लगते हैं. दीज प्रोविजन कुड बी रिलेटिंग टू कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम, unabsorbed depreciation, carry forward of losses and many other factors. अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक रेजिडेंट के पास हो वो एक फॉरेन कंपनी के पास भी होगी. इस सिचुएशन को डील करने के लिए कि अगर एक फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया में बन जाता है तो उस केस में उसको क्या क्या इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए या और चीज़ों के लिए, वो इस प्रोविजन में मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा. Where a foreign company is said to be a resident in India in any previous year and it has not been a resident in India in any of the preceding year. मतलब
इस साल में आपने बोला कि आप रेजिडेंट हो, लेकिन इस साल से पहले आप कभी भी इंडिया में रेजिडेंट नहीं थे. Then the provision of IT Act relating to computation of total income, treatment of unabsorbed depreciation, set off or carry forward of losses, collection and recovery and special provision relating to avoidance of tax. इन सारे प्रोविजंस में जो कंप्यूटेशन है, मतलब आपको इनकम कैसे लोगे आप, आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी, राइट? अगर आपका अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है पुराना, क्या उसको कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, या अगर ब्रॉड फॉरवर्ड है सेट ऑफ कैसे होगा. इन सब के लिए जो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में, दे विल अप्लाई विद सच एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस एंड अडेप्टेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन फॉर द सेट प्रीवियस ईयर. मतलब हर साल के लिए एक कोई नोटिफिकेशन होगा जो एप्लीकेबल होगा. वो नोटिफिकेशन ये बताएगा कि जो ये इनकम टैक्स एक्ट में ये वेरियस प्रोविजंस हैं जो एक रेजिडेंट को नॉर्मली अप्लाई करते हैं, एक फॉरेनर को, अगर आप फॉरेन कंपनी को आप अगर रेजिडेंट ट्रीट करते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या कुछ एक्सेप्शंस होंगे, क्या कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, वो सब एक नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा. नेक्स्ट, अब अगर मान लीजिए आपका असेसमेंट हो रहा था, लेट्स से 2017-18 का आपका असेसमेंट हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर है और ये आपका कंप्लीट हो रहा है दिसंबर 2020 में. आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जाम्पल. लीगल प्रोविजन के हिसाब से हो सकता है डेट चेंज हो जाए. अगर आपका असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, राइट, और इस साल में आपको रेजिडेंट मान लिया जाता है बिकॉज आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, उस केस में वो फाइनेंशियल ईयर्स जो इस डेट से पहले कंप्लीट हो गए, यानी 17-18 के बाद, 2017-18 के बाद 2018-19, 2019-20, ये फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए आपका ऑर्डर आया है 31 दिसंबर 2020 को. जिस ईयर का ऑर्डर आया है और जिस डेट को ये पास हुआ है उससे पहले 2 और फाइनेंशियल ईयर्स पास हो गए. इन फाइनेंशियल ईयर्स में एक बार आप रेजिडेंट हो गए तो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपने टैक्स पे कर दिया. अब ये जो पीरियड है इसके बीच का, ये 2 साल, क्या मैं इनका भी केस लड़ूंगा या फिर इनमें सेम प्रोविजन जिसके बेसिस पे असेसमेंट हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा? उस प्रोविजन को डील करने के लिए ये प्रोविजन हमने देखना है. Whether determination regarding foreign company to be resident in India has been made in assessment proceeding relevant to any previous year. मतलब 2017-18 की असेसमेंट में ये डिटर्मिन कर दिया गया कि एक फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट है. Then the provision of this section shall also apply in respect of any other previous year succeeding such previous year. जो प्रोविजन है इस सेक्शन के वो किन सालों में और अप्लाई करेंगे? वो साल जो इसको सक्सीड कर रहे हैं, यानी इसके बाद है. 17-18 के बाद क्या है? 18-19, 19-20. इफ द फॉरेन कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर, लेकिन कब अप्लाई करेंगे? 2 कंडीशन है. एक, फॉरेन कंपनी इज अ रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर एंड द प्रीवियस ईयर एंड्स ऑन और बिफोर द डेट ऑन विच सच असेसमेंट प्रोसीडिंग इज कंप्लीटेड. अगर इन दोनों सालों में वो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट है प्लस ये दोनों साल जो है ख़त्म हो रहे हैं कहाँ? इस असेसमेंट की डेट से पहले, देन जो असेसमेंट में प्रोविजंस थे, जो असेसमेंट में कंक्लूड हुआ, उसके लिए ये प्रोविजन जो है वो भी अप्लाई करेंगे इन सब सालों. वेयर इन एनी प्रीवियस ईयर एनी बेनिफिट, एग्जेम्पशन और रिलीफ हैज़ बीन क्लेम्ड एंड ग्रांटेड टू द फॉरेन कंपनी. आपका नोटिफिकेशन था, उसके हिसाब से आपको कोई बेनिफिट या रिलीफ मिल गया, लेकिन ये जो बेनिफिट और रिलीफ मिला था ये किसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए था जो आप नहीं कर सके, एंड सब्सिक्वेंटली देयर इज अ फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. तो नोटिफिकेशन ने कहा कि आपको जो है कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा प्रोवाइडेड आप ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दीजिए.
एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल बिकॉज द नोटिफिकेशन इज नॉट देयर, लेकिन बाद में आपने वो डेटा नहीं दिया, देन सच बेनिफिट, एग्जेम्पशन और रिलीफ शैल बी डीम टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड। मतलब ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको गलती से ये बेनिफिट दे दिया गया, और द असेसिंग ऑफिसर मे रिकम्प्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसी फॉर द सेट प्रीवियस ईयर, किस साल की, जिस साल में गलती से ये आपको डिडक्शन मिल गई थी, एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट एज इफ द एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन डिड नॉट अप्लाई। अगर 17-18 में आपने कोई बेनिफिट क्लेम किया था जिसकी कंडीशन आपने 19-20 में, मान लीजिए हम जस्ट गिविंग एग्जांपल, पूरी नहीं की, तो ये 17-18 का असेसमेंट दोबारा खुल जाएगा, राइट, और आपको इसका जो बेनिफिट था वो हट जाएगा। अब ये पास करने के लिए ऑब्वियसली अगर आप इस ऑर्डर को अमेंड कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, सेक्शन 154 की टाइम लिमिट एप्लीकेबल है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154 शैल so far as may be apply thereto, and the period of 4 years of rectification of mistake should be reckoned from the end of the previous year in which the failure to comply with the condition takes place. अगर आपका फेलियर हुआ है फाइनेंशियल ईयर 1920 में, यानी 31/3/2020 में आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में फेलियर रहा कंप्लाई करने का, तो सेक्शन 144 का ऑर्डर कब तक पास होगा? दिस पीरियड प्लस 4 years, यानी 31/3/2024 तक आपका ये रेक्टिफिकेशन हो सकता है। Every notification issued under this section shall be laid before both the houses of the parliament.